हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनी रईस पर। मैं हूं देवी सिंह। भटनी रईस का हमारा ऐप है और यूट्यूब चैनल है। हमारा जो ऐप है भटनी रईस का, ये हमारा जो है गूगल प्ले स्टोर पे ऐप हमारा प्राप्त हो जाएगा। आपको सभी को डाउनलोड करके हमारे जो सारे कोर्सेज हैं उनका जो है आप कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है पी एम आई। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम पहले इन दोनों वर्ड पे फोकस करेंगे। पी इट मींस जो है प्रीलिम्स, एंड मेंस मींस जो है, एम मींस मेंस, एंड आई मींस इंटरव्यू। इस पीएमआई प्रोग्राम में हमारा जो प्रॉपर इस कोर्स में फोकस होगा वो पीएम पे होगा, यानी प्रीलिम्स और मेंस। ये हमारा जो बैच होगा वो प्रीलिम्स और मेंस। तो प्रीलिम्स जो है हमारा 2023 और 24 के लिए, और जो मेंस है तो 2022, 23 और 24 के लिए होगा। ये रिकॉर्डेड सेशन होंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेस होगा, कंप्लीट कोर्स होगा, और मीडियम इसका हिंदी होगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको सारी क्लासेस हमारी हिंदी में मिलेंगी। आपको जो मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा वो भी हिंदी में मिलेगा। सारा सब कुछ आपको हिंदी में प्राप्त होगा, हिंदी वाले बैच में। ठीक है। इस बैच के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले हम एसए पे चलें तो एसए को कंप्लीट मैं ही कवर करूंगा। ठीक है। हमारी जो कंपलसरी इंग्लिश है हिमानी मैम कंप्लीट करेंगी, और कंपलसरी जो हिंदी है हरप्रीत सर जो कि फाउंडर हैं वो कंप्लीट करेंगे। अब पेपर फर्स्ट में अगर हम बात करें तो आपने जो एसए वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूंगा। पेपर सेकंड में आते हैं, और जीएस का पेपर जो फर्स्ट है, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि हमारा बैच जिस दिन लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले हमारा जो है यहीं से स्टार्ट किया था। हिमानी मैम जो है आपका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कवर करवा रही हैं। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में ऑलरेडी हमारे जो सेशन हो चुके हैं। ठीक है, जो नहीं हुआ है वो हो रहा है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको हरप्रीत सर पढ़ाएंगे, और जो सोशल, देखो यहाँ पर जो है सर ने सोशियोलॉजी लिख दिया था। यहाँ पर हमें जो भारतीय जो समाज है, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस, तो सेकंड पेपर अर्थात जीएस का जो सेकंड पेपर है, यहाँ पर जो सोशल जस्टिस भी मैं पढ़ाऊंगा, और यहाँ पर जो सोसाइटी है, जो समाज है, समाज। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं अपना पोर्शन यहाँ से शुरू करूँ। ठीक है। फिर हम समाज के बाद जो है सेकंड पेपर में आएंगे, जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है ऋचा मैम पढ़ाएंगी। आईआर आपको ऋचा मैम पढ़ाएंगी। सोशल जस्टिस का पोर्शन जो है मैं पढ़ाऊंगा। पेपर फोर्थ में कंप्लीट मैं कवर करूंगा। पेपर जो मतलब पेपर फोर्थ, जीएस का पेपर फोर्थ, लेकिन अभी पेपर जीएस के पेपर थर्ड में चलते हैं। टेक्नोलॉजी आपको ऋचा मैम पढ़ाएंगी मोस्ट ऑफ द पार्ट। इकोनॉमी ऑलरेडी मैंने जो है मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट डन हो चुका है, और ऋचा मैम का जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट डन हो चुका है। कुछ पार्ट मेरा जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रह गया है इकोनॉमी का। और इन्वायरमेंट जो है आपको हरप्रीत सर पढ़ाएंगे, जो कि मोस्ट पार्ट ऑफ डन है, इसमें से मतलब कंप्लीट हो चुका है। डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको हरप्रीत सर पढ़ाएंगे। इसके बाद आते हैं हम आगे, तो जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है एथिक्स, तो इसमें से जो है आपका कंप्लीट मैं ही कवर करूंगा। ठीक है। अब रही बात ऑप्शनल की, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जो है पर्टिकुलर मैं पढ़ाता हूं, जिसमें से 2 ऑप्शनल पढ़ाता हूं, लेकिन अभी हमने दोनों ऑप्शनल शुरू नहीं किए हैं। इसमें से जो है एक और दूसरा, ये जो प्रीलिम्स और मेंस प्रोग्राम है हमारा, इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट शामिल नहीं है। और ऑप्शनल जो है मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूं, और ये ऑप्शनल का बैच हमारा 15 दिन ठीक पहले लॉन्च हो चुका था। तो करीब उसमें से जो है अभी हम कार्ल मार्क्स पढ़ रहे हैं। आज जो है हम मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कार्ल मार्क्स का है, जो उत्पादन की विधा है, इसको पढ़ा है। तो इसको हमने ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, अब देखो ये जो कोर्सेस है, कोर्सेस की बात करें तो इसमें से 18 माह इसकी वैलिडिटी रहेगी। मेंस का है जो है 4000 और प्रीलिम्स 2000, टोटल मिलाकर के जो है 6000 जो है हमारा इसका जो प्रीलिम्स और मेंस इसका जो है प्राइस है। प्राइस जल्दी हाइक होने वाले हैं, तो मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। इतना बेहतर क्वालिटी आप देखिएगा। मैंने इकोनॉमी कंप्लीट करवाया है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि हमने इकोनॉमी में जो इस साल करीब 20 क्वेश्चन पूछे गए, उन 20 में से जो है 13 से 14 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारी नोट्स और लेक्चर से कवर हुए हैं।
डंके की चोट पर बोलता हूँ, इकोनॉमी जैसे इतना जो है एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इतना वोलेटाइल सब्जेक्ट है, फिर भी हमने अगर मान लो कि 13 to 14 जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 20 इतना हमारी डायरेक्ट नोट्स और लेक्चर से कवर हुए हैं, तो इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। और दूसरा बात और बता दूं कि आप मैंने कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, अभी रिसेंटली जो है उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ था भाई साहब, वहां पर 23 क्वेश्चन पूछे गए और उनमें से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे लेक्चर और नोट्स से थे, जो कि हमने मात्र अपना जो कोर्स तैयार किया था वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो कि स्टेट सिविल सर्विस, कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो एक्सेप्ट टू लोकल, अब जैसे कि मान लो यूपी पीसीएस, उसका कुछ लोकल का पोर्शन होता है, वो हम यूपी पीसीएस का जब प्रोग्राम लेके आएंगे उसमें कवर करेंगे। साथ में जैसे बिहार पीसीएस है या फिर एमपी पीसीएस है, वो अपना अलग का उसका जो स्पेशल होता है उसको हम कवर करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसमें और एकदम कंप्लीटली कवर होगा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि देखो हम जो सिलेबस के जो हमारा जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जीएस के फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं, तो यूपीएससी मेन सिलेबस जो है भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ये टॉपिक आते हैं। तो इसके अंतर्गत अब मैंने आपको दिखाया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, इसमें से मैंने इसी वजह से फैकल्टी आपको प्रॉपर बता दिया है। तो जो समाज वाला हिस्सा है वो मैं कवर करूंगा। तो समाज वाले हिस्से में अब जैसे कि जो समाज वाले हिस्से में ये जो आपका आर्ट एंड कल्चर है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट हो चुका है, कुछ पार्ट है वो कवर करेंगे। इसमें से आप समाज वाले हिस्से में देखेंगे तो सबसे पहले भारतीय समाज और उसकी मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, इसके बाद महिलाओं की भूमिका, यहां पर देखें महिला संगठन, जनसंख्या, गरीबी, विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपाय, भारतीय समाज और वैश्वीकरण का जो है प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये वाला पोर्शन जो है हम सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ेंगे, समाज के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल ब्रॉडर मैनर पे एक आइडिया दे देता हूं। ये तो आपके सिलेबस में मेंशन है, हम कैसे कैसे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय समाज है भाई, भारतीय समाज। इस मतलब फर्स्ट पेपर में जो मेरे हिस्से आता है मैं ये क्या क्या कवर करूंगा वो बता रहा हूं। भारतीय समाज और महिलाएं, भारतीय समाज और महिलाएं, भारतीय समाज और महिलाएं, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, संबद्ध मुद्दे, मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, गरीबी एवं विकासात्मक मुद्दे, विकासात्मक मुद्दे। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें से हम पढ़ेंगे, ये आप चाहो तो सिलेबस के अंतर्गत, हालांकि ये सिलेबस में मेंशन है लेकिन एक ऑर्डर है। फिर पढ़ेंगे हम शहरीकरण, शहरीकरण और उनकी समस्याएं और उनका उपचार, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, समस्याएं एवं उनका उपचार, उनका उपचार। फिर पढ़ेंगे वैश्वीकरण का भारतीय समाज, वैश्वीकरण का भारतीय समाज, भारतीय समाज। देखो जहां पे भाषा नहीं समझ आई कोशिश करना, इसी वजह से मैं बोलता जाता हूं। और अगर टीचर साफ लिखे तो फिर टीचर किस बात का, है ना, या डॉक्टर सही सही लिखे कि सबको समझ आ जाए तो फिर डॉक्टर किस बात का, कहा जाता है ना। हालांकि मेरे यहाँ ऐसी कहावत है कुछ कि मतलब एक हमारे प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, हम बोला करते थे थोड़ा सा सर बढ़िया से लिखिए, मतलब दिखे तो बोले कि अगर यार मैं साफ साफ लिखूं तो फिर प्रोफेसर किस बात का। तो ऐसा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ साफ साफ लिखने का। सामाजिक सशक्तिकरण,
सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण। ये और एक और है अभी जो है क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, धर्म निरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता एवं सांप्रदायिकता। ये हमारा जो है मतलब आप देखें कितने टॉपिक हैं, 5 इधर, 6 7 8 9, इतना सा हमें जो है सोसाइटी के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत पढ़ना है। क्या भाई, इतना हमें पोर्शन तो लिख लेना आप। तो अब जो है बिना लेट किए भारतीय समाज जो की हम शुरुआत करते हैं। देखो भाई, समाज और उससे जुड़ी जो है विभिन्न अवधारणाएं मानव जीवन के स्वरूप, उद्देश्य, दिशा, कार्यप्रणाली इसको निर्धारित करते हैं। समाज की अवधारणा ही मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जो समाज की अवधारणा है ये मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। इसके माध्यम से मनुष्यों को एक विशिष्ट पृथक इकाई के तौर पर समझा जा सकता है और यही कारण है कि समाज की अवधारणा स्वरूप संरचना की व्यापक समझ विकसित करने की आवश्यकता पड़ती है। समाज व्यक्तियों का भी हो सकता है तो वहीं पशु पक्षियों का भी। सामान्य रूप में यदि मानव समाज की चर्चा की जाए तो इसे व्यक्तियों के समूह के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है। ऐसे में एक ही समाज के अनेक जो एक ही समाज होता है इसके जो हैं कुछ मानक होते हैं। अब जैसे इसे व्यक्तियों के समूह के तौर पे अगर व्यक्तियों के समूह के तौर पे परिभाषित किया जा सकता है तो ऐसे में एक ही समाज में अनेक समाज के मानक और उपस्थिति भी जो है देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्वरूप, ग्रामीण समाज, अगर स्वरूप के आधार पर बात करें तो ग्रामीण समाज, इसके साथ साथ जो है शहरी समाज। आप देखोगे स्वरूप के आधार पर डिफरेंसेस होते हैं, भारतीय समाज, पाकिस्तानी समाज, परंतु यह समाज का जो सरलीकृत रूप है और समाज की धारणा बहुत व्यापक और बहुआयामी है। विशिष्ट अर्थों में समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के परस्पर अंतःक्रिया से निर्मित सामाजिक संबंधों का बृहद रूप है, जहां कुछ सामाजिक मूल्य, मान्यताएं, आचरण, मानदंड आदि सदस्यों के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। और इस प्रकार समाज जो है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न समूहों, समितियों, समुदायों इन सभी का गठन करता है। क्या होता है? इन सभी का गठन करता है। देखो, भारतीय समाज में जो है समाज एक बहुत बृहद संरचना है। जो समाज है यह बहुत व्यापक, बहुत बृहद संरचना है जो व्यक्तियों के समीकरण से उत्पन्न होता है। जो समाज है भाई ये बहुत बृहद संरचना है और ये व्यक्तियों के समीकरण से, जो व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों के समीकरण से उत्पन्न होता है। इस संरचना में सदस्यों के बीच अंतः संबंध भी स्थापित होते हैं। समाज प्रायः एक क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है और अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है। समाज के छोटे छोटे जो छोटे छोटे स्वरूप होते हैं समाज के, उसी को समुदाय कहते हैं। छोटे स्वरूप को, इसी को क्या कहते हैं भाई? इसी को समुदाय कहते हैं।
समुदाय भी एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है, परंतु एक समुदाय के सदस्यों की भी जो है भावनात्मक संबंध उपस्थित होता है। अब आप देखो खुद ही कि भाई जो समुदाय है एक भावनात्मक जो है इनमें रिलेशन होता है, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मैं बुंदेलखंड से आता हूं, जब लोग बुंदेलखंडी बोलते हैं, मान लो कि मैं महाराष्ट्र में हूं, या फिर मान लो कि जैसे कि मैं पेंसिल्वेनिया में हूं, या मैं जो है अमेरिका में हूं। अब कोई व्यक्ति हमें बहुत सारी भीड़ में है, कोई हमें बुंदेलखंडी, थोड़ी सी भी आपस में दो लोग हैं और बात करते मिल गए, तो हम बोलेंगे कहां से हो? बोलेंगे हम तो भाई चित्रकूट से हैं, बांदा से हैं, पन्ना से हैं, छतरपुर से हैं, झांसी से हैं। एक क्षेत्र जो है क्षेत्र विशेष से जुड़ा होने के चलते एक भावनात्मक रिलेशन जुड़ जाता है। पहली बात तो हम यही पूछ लेंगे कि अच्छा इंडिया से हो, भावनात्मक रिलेशन तो है ना, भारत से हो। समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों देखे जाते हैं। सहयोग भी आप देखते हैं, सोसाइटी में सहयोग भी होता है, किसी को समस्या आती है तो ग्रुप जो है हेल्प करते हैं, सहयोग देते हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में क्लैश भी तो होते हैं, संघर्ष भी तो होते हैं, तो सहयोग और संघर्ष दोनों देखे जाते हैं, परंतु सहयोग संघर्ष से ज्यादा होता है। अगर ऐसा ना हो तो सोसाइटी ही कोलैप्स कर जाएगा, खंडित हो जाएगा समाज। खुद ही सोचो कि सहयोग की भावना ज्यादा होती है, लड़ाइयां इतनी नहीं होती कि हर एक व्यक्ति अगर लड़ता रहे तो समाज भाई खंडित हो जाएगा ना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि भाई जो समाज है, सोसाइटी बहुत बृहद संरचना है, जो कि यह व्यक्तियों के समीकरण से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति हैं तो उनके समीकरण से उत्पन्न होता है। इस संरचना में सदस्यों के बीच अंतर संबंध भी स्थापित होते हैं। सदस्यों जो सदस्य हैं उनके बीच अंतर संबंध को रिलेट होते हैं, और इसी वजह से ये एक जो है पर्टिकुलरली क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं। इनमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है और अपना पूरा जीवन वहीं पे व्यतीत कर देता है। ठीक है। अब भाई भारतीय समाज तुलनात्मक तौर पर अन्य किसी भी समाज से भिन्न है। भारतीय समाज के चरित्र इसे किसी भी अन्य समाज से जो है विशिष्ट बनाते हैं। तो भारतीय समाज तो आपने देखा, लेकिन इसकी विशेषताओं के चलते अगर ये कैसे विशिष्ट बनाते हैं, कैसे दूसरी सोसाइटी से, भाई समाज तो जैसे कि अमेरिकी सोसाइटी, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई पाकिस्तानी समाज, भारतीय समाज, लेकिन जो भारतीय समाज है ये दूसरे समाजों से अपने आप को जो है विशिष्ट बनाता है। तो कैसे विशिष्ट बनाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि सबसे पहले जाति पर आधारित स्तरीकरण, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। भारत में आप देखोगे यहां जाति पर आधारित स्तरीकरण है, जाति पर आधारित स्तरीकरण है, जाति है। लोग कहते हैं कि भारत में जाति एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक नहीं जाती है। तो जाति पर आधारित स्तरीकरण, जाति पर आधारित स्तरीकरण। देखो ना, अब देखोगे कि चले जाओ अमेरिका, चले जाओ अफ्रीका, चले जाओ, वहां जो है कलर के आधार पे स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेकिन वहां जाति नहीं होती कि तुम चंदेल हो, तुम चौहान हो, तुम परमार हो, तुम मिश्रा हो, तुम, ऐसा नहीं होता, वहां ऐसा नहीं होता। तो हमारी सोसाइटी, भारतीय समाज जो है, ये इसका एक स्पेशल कैटेगरी या स्पेशल फीचर है कि जाति पर आधारित स्तरीकृत है, कास्ट बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन है। दूसरा कि धर्म की प्रधानता, हमारे आप देखो डोमिनेंस ऑफ रिलीजन खास करके अब और देखा जाता है। ठीक है, तो धर्म की प्रधानता है हमारी समाज में, धर्म की प्रधानता है। अभी मैं बताऊंगा आगे जब डिटेल डिस्कशन होगा कि किस समाज में धर्म की प्रधानता ज्यादा देखने को मिलती है, आखिर क्या कारण होता है। तीसरा हमारी जो है फीचर है हमारी सोसाइटी का, एक पैट्रियार्की एंड पैट्रिलिनियस। इसका मतलब क्या है? एक पितृ सत्तात्मकता। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है, ये हमारा ही फीचर है
जो है पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय व्यवस्था। देखो पितृसत्तात्मक अभी डिटेल में देखेंगे, ये अलग चीज है, पितृवंशी अलग चीज है। इसी वजह से पैट्रियार्की एंड पैट्रिलिनियज। ओके, इसके बाद संयुक्त परिवार की अवधारणा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ये हमारी ही सोसाइटी के फीचर हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा, संयुक्त परिवार की अवधारणा। अगला हमारी ही सोसाइटी का फीचर है डिस्क्रिप्टिव किनशिप सिस्टम। ये हम सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, विस्तृत नातेदारी प्रणाली। हमारे यहाँ बहुत विस्तृत नातेदारी प्रणाली है, विस्तृत, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। विस्तृत नातेदारी प्रणाली, विस्तृत नातेदारी प्रणाली। अगला इसका जो है फीचर है बृहद मानव संसाधन, लार्ज ह्यूमन रिसोर्सेज, बृहद मानव संसाधन, बृहद मानव संसाधन। तो मैंने कहा कि भाई भारतीय समाज जो है, एक मिनट यहां पे नंबर लिखते हैं, जो भारतीय समाज है वह तुलनात्मक तौर पर अन्य किसी समाज से भिन्न है, अलग है। और भारतीय समाज के ये सभी कुछ जो है चरित्र हैं, इसे किसी भी समाज से इसको जो है अलग बनाते हैं, विशिष्ट बनाते हैं। अब भाई जाति पर आधारित स्तरीकरण, धर्म की प्रधानता है हमारी समाज में। देखोगे भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक और जो है पैट्रिलिनियज पितृवंशीय व्यवस्था है, संयुक्त परिवार की अवधारणा, विस्तृत नातेदारी प्रणाली और जो है बृहद मानव संसाधन, बृहद मानव संसाधन। तो सबसे पहले हम जाति पर आधारित स्तरीकरण देखेंगे, लेकिन कुछ चीजें और। भारतीय समाज संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दृष्टि से अनेक अद्वितीय बहुआयामी विशेषताओं से संपन्न है। हमारा समाज जो है संरचनात्मक तरीके से और प्रक्रियात्मक तरीके से ये बहुत बहुआयामी विशेषताओं का धनी है। सामाजिक संगठन से लेकर के मूल्यों और मान्यताओं की एक विशिष्ट व्यवस्था भारतीय समाज को अद्वितीय स्वरूप देती है, जहां एक तरफ धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति, ये सभी विविधताओं ने इसे बहुलतावादी समाज के तौर पे विकसित किया, तो वहीं दूसरी तरफ नातेदारी समूह, जातिगत समूह, धार्मिक समूह, मान्यताएं, इस आदि के आधार पर इसे स्थिरता, एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। जहां एक और सामाजिक स्तरीकरण की जो है जाति आधारित व्यवस्था ने समाज में लोगों की स्थिति, विशेषाधिकार और भूमिका को निर्धारित किया। अभी हम जाति पर आधारित स्तरीकरण पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ओवरऑल आपसे डिस्कशन जो है कि हमारी जो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं, जब आपसे क्वेश्चन आएगा तो इन विशेषताओं को आपको डिटेल क्लासिफाइड करना होगा। आपके पास कंटेंट बहुत होगा, बस आपको जो है कंटेंट संजो करके उसको शॉर्ट करके लिखने की जरूरत होगी। तो भी अब देखोगे कि समाज में लोगों की स्थिति, जो जाति आधारित व्यवस्था ने समाज में जो लोगों की स्थिति, विशेषाधिकार और भूमिका को निर्धारित किया, वहीं धर्म की भूमिका विचलनकारी व्यवहारों को प्रतिबंधित करते हैं। नैतिक मूल्यों और अनुकूलनकारी व्यवहार को बनाए रखने की रही है। भारतीय समाज बहुत प्राचीन और जटिल है। आज ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम हो रहा है, 3rd ईयर वाले बच्चों का एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है। तो जहां पे मैं अभी एक वो शिफ्ट किया, मतलब मैं नया फ्लैट पे शिफ्ट किया, तो वहां पर एक बच्चे का एग्जाम था, तो वैसे एक क्वेश्चन आया, भारतीय समाज के क्या क्या कैरेक्टर हैं। हालांकि क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो गलत थे।
उसमें से जैसे प्राचीनता, एडाप्टेशन, एकता, सहिष्णुता, ये सब था। उसमें से इनमें से कोई अलग फीचर होना चाहिए, जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, यूपीपीसीएस पूछा गया, एमपीपीसीएस पूछा गया, तो जो वहां पे टॉलरेंस था उसकी जगह इनटॉलरेंस होना चाहिए। हम एक जो है टॉलरेंस सोसाइटी है, सहिष्णु समाज है, हम सहिष्णु नहीं है। उसमें से फीचर की मतलब जो है बात होनी चाहिए कि भारतीय समाज का कौन सा फीचर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे भी जो है प्रीलिम्स में यूपीएससी भी पूछ सकता है, भरोसा नहीं है। देखो इंडियन सोसाइटी नाम से कोई प्रीलिम्स में मेंशन नहीं है, लेकिन पिछले वर्ष एक नातेदारी से क्वेश्चन पूछा गया, आप चेक कीजिएगा। ठीक है, दाएं भाग से क्वेश्चन आया था, दाएं भाग क्या चीज होती है। ठीक है, सक्सेशन से क्वेश्चन आया। लगभग ये मैं मान के चलता हूं कि इंडियन सोसाइटी से एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल पूछा जाता है। तो भाई भारतीय समाज बहुत प्राचीन और जटिल है। प्रचलित अनुमान के अनुसार जो हमारा समाज है वो 5000 साल पूर्व की पहली ज्ञात सभ्यता के, जो आप देख लो जो हड़प्पा सभ्यता है, तो लगभग इसका जो टाइम पीरियड है देखो 2000 साल इधर हो गए, और करीब करीब वही उतना 2500 साल 2000 साल उतना, तो करीब 4000 4500 5000 साल पहले, लगभग आज से 5000 वर्षों की अवधि में जो है ये समाज सोसाइटी एग्जिस्ट करता था। इस लंबी अवधि में विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न जो है भाषा परिवारों के अप्रवासियों की कई लहरें यहां आकर इसकी जो आबादी में घुल मिल गई, और इस समाज की विविधता, समृद्धि और जो है जीवंतता में अपना अपना खूब योगदान दिया। आप देखोगे कि आफ्टर जो है इसके बाद प्राचीन काल में जो है फॉरेन इन्वेडर होता है, इन्वेजन होता है, जो विदेशी आक्रमण होता है, चाहे हून हो, जब हूनों का आक्रमण होता है फिर भी वो आके जो है घुल मिल जाते हैं हमारे यहाँ। आप देखो कि जो है बेसनगर का जो अभिलेख है वो क्या कहता है, वो कहीं ना कहीं इसी, मैं देखो हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं तो इस वजह से आपको सारे जो भी पॉसिबिलिटी है हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट दें। यहाँ इसमें इंडियन सोसाइटी में बेसनगर के अभिलेख का कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई जरूरत है, लेकिन मैं एक हिस्ट्री का भी टीचर हूं तो मैं आपको इस वजह से एक रेफरेंस दे देता हूं। तो जो बेसनगर का अभिलेख है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण है, चाहे वो हून हो या फिर जो भी हो, अगर आते हैं और फिर फाइनली यहां घुल मिल जाते हैं, तो विविधता, समृद्धि और जीवंतता में अपना अपना खूब इन्होंने योगदान दिया। और इस प्रकार भारतीय समाज की जो परंपरा, विशेषताओं को हम जो है कई माध्यमों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने यही कि जाति पर आधारित स्तरीकरण। भाई जाति पर आधारित स्तरीकरण की बात करें तो जब समाज को अलग अलग समूहों में विभाजित करके उन समूहों के एक के ऊपर एक श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित किया जाता है, ध्यान से सुनना, जाति पर आधारित स्तरीकरण, सब हेडिंग ही डाल लेते हैं तो ठीक रहेगा। जाति पर आधारित स्तरीकरण, मैंने क्या कहा, जब समाज है, मान लो तो समाज को अलग अलग समूहों में विभाजित करके उन समूहों को एक के ऊपर एक श्रेणीबद्ध तरीके से सुसज्जित किया जाता है, तो यह सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो अगर मान लो कि एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है और डी है, तो इनको एक श्रेणीबद्ध तरीके से, एक हायरार्किक मैनर में एक श्रेणी सुसज्जित किया जाता है, तो इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण।
वर्तमान में हर समाज एक स्तरीकृत स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है। अब फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि संपत्ति पर आधारित समाज, जो संपत्ति पर आधारित असमानता, जाति पर आधारित असमानता, शक्ति पर आधारित असमानता स्तरीकरण का मुख्य आधार हो सकते हैं। जैसे संपत्ति पर आधारित असमानता की बात करें तो भाई संपत्ति पर आधारित, तो मान लो कि जो कुछ लोग होंगे जो बिलियनर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो मिलियनर्स होंगे, और कुछ लोग होंगे जो मीडियम क्लास से मतलब होंगे, और कुछ लोग हैंड टू माउथ होंगे। मान लो कुछ लोग जो हैं अपना काम चला रहे हैं और कुछ हैंड टू माउथ है। तो ये क्या हुआ कि भाई संपत्ति पर आधारित असमानता को ये दर्शा रहा है कि कुछ लोगों के पास संपत्ति जो बिलियनर्स हैं उनके पास करोड़ों में रुपया है, अरबों में, कुछ लोगों के पास जो मिलियनर्स हैं लाखों पर, करोड़ों पर है, कुछ लोग जो है हजारों पर उनके पास पैसा है, पेट भरते हैं, कुछ हैंड टू माउथ है, बेचारे खा भी नहीं पाते। यही सामाजिक स्तरीकरण है कि भाई संपत्ति पर आधारित असमानता, जाति पर आधारित असमानता। आप देख लो कि जाति पर मान लो ऐसे देखो कि अगर मान लो जैसे ब्राह्मण है, ठीक है, मान लो क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, शक्ति पर आधारित असमानता स्तरीकरण का मुख्य आधार हो सकते हैं। जैसे शक्ति पर आधारित असमानता को देखें, भारतीय समाज में संपत्ति और शक्ति के अलावा जाति पर आधारित जो स्तरीकरण सर्वप्रमुख है। देखो हमारे यहां संपत्ति पर आधारित स्तरीकरण समाज स्ट्रेटिफाइड है, शक्ति पर भी आधारित जो सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन जो सर्वप्रमुख है वो है जाति पर आधारित। भारत में आप देखोगे किसपे, जाति पर आधारित ये सर्वप्रमुख है। जाति भारतीय समाज की एक ऐसी विशेषता रही है जो किसी अन्य समाज में नहीं देखी जा सकती। आप देखोगे कि भारत में जो है ये जाति, इसका स्पेशल फीचर है, स्पेशल कैटेगरी है, ये किसी दूसरी सोसाइटी में नहीं देखी जाती है, किसी अन्य समाज में नहीं देखी जाती है। जाति तुलनात्मक तौर पर एक समरस होमोजेनियस समूह है, ये समरस समूह है। कैसे? इसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि आप बाद में अपनी जाति नहीं बदल सकते हो, धर्म बदल सकते हो, पर जाति नहीं बदल सकते हो। कि मैं चंदेल हूं तो मैं कह दूं कि मैं नाम लिख दूं, बात अलग है, सोसाइटी भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि मैं कल से लिखने लगूं देवी मिश्रा, देवी सिंह मिश्रा, तो नहीं होगा ना। तो ये जन्म से प्राप्त होती है। एक जाति विशेष के सदस्य किसी व्यवसाय विशेष से जुड़े होते हैं, और जाति की उत्पत्ति भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था से हुई, वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था से जो जाति की उत्पत्ति है ना, तो कहां से आई भारत में। आप पूछे कि भाई, कोई भी पूछ सकता है कि भाई जो जाति है, मैं मान लो कि जैसे राजपूत हूं, चंदेल हूं, अब कोई ब्राह्मण है या कोई कुछ है, तो बोले कि कहां से आई है, तो आप बता सकते हो कि भाई जो जाति है इसकी उत्पत्ति एक्चुअल में वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था से हुई है। और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। वर्ण सिस्टम का ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है बाद में जोड़ा गया। इसके अनुसार ब्रह्म जो आदि पुरुष बृहस्पति के शरीर से, शरीर का जो खंडन करके अलग अलग 4 अंगों से 4 अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई। जो बृहस्पति हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो ब्रह्म हैं, ब्रह्म, तो कहा जाता है कि 4 अंगों से जो अलग अलग वर्णों की जो है उत्पत्ति हुई है। एक मिनट, क्या हो गया, इसमें से पेज और चाहिए था ना, पेज कमी बच्चे ने इंसर्ट किया, चलो इसे इरेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जो आदि पुरुष हैं, ये अच्छा, इन्हें पूरा बनाना है, नहीं फिर कैसे बन पाएगा, है ना। बनाना तो इनको पूरा है, पैर समेत बनाना है, तभी तो जब हम फिर पैरों से शूद्र, मैं नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इन सारी चीजों पे मतलब पढ़ाना होता है, ठीक है, पर मैं इसमें तनिक से भी भरोसा नहीं करता।
ये जो है मैं इसी वजह से तथाकथित बोलता हूं, तो ध्यान रखिएगा। देखो मुझसे चित्रकारी ऐसी ही होती है, तो जो गलती वलती हो तो माफ करना। ये हाथ हो गए आपके, क्योंकि सभी से सभी को अलग अलग जगह से पैदा भी करना है, ठीक है, तो इस वजह से जरूरी है। चलो, तो ये हैं भैया ब्रह्मा, ठीक है, ये क्या है, आदि पुरुष। इन्होंने अपने शरीर का खंडन करके अलग अलग 4 अंगों से 4 अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति हुई। जो मुख है, मुंह से, यहां से ब्राह्मण, ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ये जो भुजाएं हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से, जो जांग है, यहां पर है ना जांग, यहां पर, तो जो जंघा से है यहां पर वैश्य, और ये जो पैर से, पांव से शूद्र, शूद्र, इनका उद्भव हुआ। इन चारों ही वर्णों को अलग अलग भूमिकाएं आवंटित की गई। अभी देखिएगा कि जाति की उत्पत्ति में समझा रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि जाति की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई, और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और इसमें कहा गया है कि जो वर्ण सिस्टम में, कि भाई जो आदि पुरुष हैं, जो बृहस्पति हैं, जो ब्रह्म हैं, उनके मुख से ब्राह्मण, जो है बाजू से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, और पांव से शूद्र पैदा हुई है। सभी को अलग अलग जो है भूमिकाएं आवंटित करी गई हैं। भूमिकाओं की जो जिम्मेदारी है वो टीचिंग एंड प्रीचिंग की है। जो ब्राह्मणों की, सॉरी, जो ब्राह्मण्स हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी, टीचिंग एंड प्रीचिंग की है। वेदों के पठन पाठन की है, धार्मिक कर्मकांडों को निभाने की है। ये वेदों का पठन पाठन करते हैं, शादी ब्याह करवाते हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं। क्षत्रिय जो है ये युद्ध कला में निपुण है, ये युद्ध कला में युद्ध करते हैं, रक्षा करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। इनकी जो मुख्य जिम्मेदारी है ये शासन और लोगों को सुरक्षा देने की। वहीं तीसरा आता है वैश्य, और वैश्य व्यापार से संबंधित रहे हैं, इनका काम है व्यापार करना। फिर आते हैं शूद्र, शूद्र की जिम्मेदारी इन तीनों वर्णों की सेवाएं करना है, इन तीनों वर्णों की सेवा, इन तीनों वर्णों को सेवाएं प्रदान करना। ये जो तीनों वर्ण हैं इनको क्या है, सेवाएं प्रदान करना। कौन, ये वैश्यों का, सॉरी, शूद्रों का काम है। अब वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में व्यवसाय पर आधारित श्रम विभाजन का एक उदाहरण है। जो वर्ण व्यवस्था स्टार्टिंग इनिशियल फेज में देखोगे कि व्यवसाय पर आधारित, भाई इनका व्यवसाय टीचिंग प्रीचिंग, युद्ध कला में निपुण, व्यापार, और इन तीनों को सर्विसेज। तो श्रम विभाजन का ये एक उदाहरण रही है। इसमें सामाजिक गतिशीलता की अनुमति थी, मतलब जो इनिशियल फेज में हमारा सोसाइटी वो जन्म मूलक सोसाइटी ना होकर के कर्म मूलक सोसाइटी था, कि अगर क्षत्रिय भी जो है, कई ऐसे जो है रेफरेंसेस भी मिलते हैं, आप कैसे कई ऐसे रेफरेंसेस देख सकते हैं, ठीक है, हमारे जो है वेद में, खासकर ऋग्वेद में ही ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं। तो यहां पर जो सामाजिक गतिशीलता की अनुमति थी, फॉर एग्जाम्पल कि कोई शूद्र व्यक्ति जो है टीचिंग प्रीचिंग करता है तो वह ब्राह्मण्स का कार्य करता है, तो इस जो है कैटेगरी में आ जाएगा। किसी वर्ग का सदस्य यदि किसी अन्य वर्ग के कौशल में निपुण है या कौशल ग्रहण कर ले तो वह किसी अन्य वर्ग की सदस्यता आसानी से प्राप्त कर सकता था। धीरे धीरे अवसरों के अभाव में यह व्यवस्था जटिल कठिन होती चली गई और यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। धीरे धीरे यह मुश्किल, मतलब जटिल होती गई और धीरे धीरे यह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ऊपर के ये जो तीनों वर्ण हैं, ये समाज में अपने उच्च स्थान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से, समाज में उच्च स्थान तीनों देखो ना, तो इनका उच्च स्थान है, तो उच्च स्थान को सुरक्षित करने के उद्देश्य से
ये किसी अन्य समूह के सदस्यों के आगमन के प्रति इन्होंने विरोध उत्पन्न करने लगे, इन्होंने रेसिस्टेंस पैदा किया। ऐसे समझो एक उदाहरण से कि ट्रेन जो होता है, ट्रेन का जनरल बोगी तब तक खुला रहता है जब तक वो फुल नहीं हो जाती। सारी सीटें फुल, जनरल बोगी क्या कर देते हैं, जो अंदर ही लोग हैं वो क्या कर देते हैं कि बाहर के लोगों का प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं अंदर घुसने से। क्यों बताओ, सिंपल उदाहरण है। तो जो है ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, इन्होंने मतलब खूब जो है नीचे से आगमन के अन्य समूहों के सदस्यों के आगमन के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करने लगे। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के तौर पे परिवर्तित हो गई। जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था के तौर पे क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। इससे सामाजिक गतिशीलता उपलब्ध नहीं थी। अब ऑब्वियस है कि जब जाति व्यवस्था के तौर पे वर्ण व्यवस्था जो परिवर्तित हो जाएगी तो इसमें जो सोशल मोबिलिटी है, अब जो है ब्राह्मण से ब्राह्मण ही रहेगा, राजपूत राजपूत ही रहेगा, तो सामाजिक गतिशीलता अब नहीं थी। इसी दौरान जाति व्यवस्था में पंचम वर्ण की उत्पत्ति हुई, पंचम वर्ण, और जिन्हें अतिशूद्र भी कहा गया, अतिशूद्र। समाज में इनके विरुद्ध भेदभाव भी देखा गया, क्योंकि यह पंचम वर्ग अत्यधिक निकृष्ट क्रियाओं से जुड़ा हुआ था, जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो ये नाली साफ करना, कचरा डालना, ठीक है, मल उठाना, तो ये बहुत निकृष्ट क्रियाओं से जुड़ा हुआ था। इन्हें समाज में अछूत की संज्ञा दी गई और जाति पर स्तरीकरण की यह प्रणाली भारतीय समाज को विभाजित करती है और इसे वैधता प्रदान करने के उद्देश्य से अलग अलग तर्क भी दिए जाते रहे। इसको जो वैलिडिटी प्रदान करने के उद्देश्य से अलग अलग तर्क भी देते रहे। तो भाई आपने देखा कि भाई जो जाति के आधार पर जो स्तरीकृत है जो सोसाइटी, ठीक है, तो इसको देखा। अब धर्म की प्रधानता, डोमिनेंस ऑफ रिलीजन, इसे जरा समझें। इसे मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि पेज का थोड़ा मेरे पास जो है आज शॉर्टेज है, मैनेज कर लो। कल से पेज इंसर्ट करके रखूंगा बहुत सारे। ओके, चलो, तो धर्म की प्रधानता देखो, धर्म को परिभाषित करते हुए ये कहा जा सकता है कि धर्म आस्थाओं और कर्म कांडों का समीकरण है। जो धर्म है ये आस्थाओं एवं कर्म कांडों का क्या भाई, ये समीकरण है। आस्थाएं धर्म को वैधता प्रदान करती हैं। जो आस्थाएं हैं ये धर्म को वैधता प्रदान करते हैं। क्या है, वैधता। और कर्म कांड इसको ठोस स्वरूप प्रदान करते हैं। इसको जो है कर्म कांड ठोस स्वरूप, कर्म कांड होंगे तो ठोस स्वरूप प्रदान करते हैं। धर्म अलौकिक शक्तियों की उपासना से भी संबंधित होता है। यह मानव मस्तिष्क की उपज है जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करता है। मानव समाज में धर्म की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। धर्म जीवन के उन रहस्यों को भी सुलझा सकता है जिन्हें सुलझाने में विज्ञान असमर्थ हो जाता है, जिनको विज्ञान नहीं सुलझा पाता। कहा जाता है कि एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर विज्ञान ये बता देगा कि वो मरा कैसे, बल्कि धर्म ये बता देगा कि वो मर के गया कहां, अभी कहां पहुंचा। तो धर्म जीवन के उन रहस्यों को भी सुलझा सकता है जिन्हें सुलझाने में विज्ञान असफल हो जाता है या असमर्थ हो जाता है। जीववाद, प्रकृतिवाद, टोटेमिज्म यानी जो टोटेमवाद, गणचिन्हवाद, ये मानव समाज में सबसे साधारण धर्मों में से कुछ प्रमुख धर्म है। ये मानव समाज के, जब मैं आपको सोशियोलॉजी वाले बच्चों को, आपको इतना ही जरूरत है, सोशियोलॉजी वाले बच्चों को जीववाद, प्रकृतिवाद, गणचिन्हवाद, जो टोटिज्म है, ठीक है, जो जेस्चर्स की पूजा वगैरह होती है,
तो इन सभी को बहुत डिटेल में कवर होगा। तो मानव समाज का ये जो आप देखें, जो जीववाद है, प्रकृतिवाद है, नेचर का पूजा करना, भाई सूर्य का पूजा कर डालो, पृथ्वी का पूजा कर डालो, ठीक है, पहाड़ का, वृक्ष का पूजा कर डालो, तो यही आपका प्रकृतिवाद है। टोटेमवाद आपका एक चिन्ह हो गया, गढ़ चिन्हवाद जो है उसका पूजा करो, झंडे का पूजा करो, ये टोटेमवाद है, जीववाद जीवों का। तो ये मानव समाज के सबसे साधारण धर्मों में से कुछ रहे हैं। इनको आदिम धर्म भी कहा जाता है, इसी वजह से सबसे इनिशियल फेज के धर्म है तो आदिम धर्म कह दिया जाता है। अब देखोगे जो मैंने जीववाद बताया, जीववाद हालांकि जीवों की नहीं, यहां पर आत्माओं से संबंधित है। आपने देखा कि जीववाद को अगर हम स्टार्टिंग फेज हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखते हैं तो कहीं कहीं पर एक ताबीज नुमा जो है एक आकृति मिलती है, ताबीज मिलती है कह लो। तो कहा जाता है उनको धर्म को वहां के धर्म को लेकर के अभी एग्जैक्ट कोई वैसा मतलब हड़प्पाइयों के धर्म को लेकर के कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई ये धर्म के रहे होंगे। क्यों? अब देखोगे कि वहां पर एक व्यक्ति की जो है जो उसकी मिलती है मतलब एक व्यक्ति है तिपलिया साल ओढ़े, एक संत जिसे कह सकते हैं, उनकी मूर्ति मिलती है। अब ये जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई एक लॉकेट वगैरह मिलता है, तो हो सकता है ये आत्माओं वगैरह में भरोसा करते रहे हो। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं वहां। एक जैसे कि बुल्स जो कि सांड, जो हमड जो कुबड़ वाला बैल है, अब भैया हिंदुज्म से जोड़ लो, हमड बुल जो है कुबड़ वाला बैल। तो कई चीजें हैं। तो जो हमारा इनिशियल सोसाइटी है, तो जीववाद आत्माओं की उपासना से मैंने आपको बताया कि जीववाद, प्रकृतिवाद और टोटेमवाद, तो इसमें जो जीववाद है उसमें जो आत्माओं की उपासना से संबंधित है, आत्माओं की उपासना ही जीववाद है। प्रकृतिवाद में सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अग्नि, इन सभी की और प्राकृतिक शक्तियों की उपासना से संबंधित है। जो टोटेमवाद है ये पवित्र चिन्हों की उपासना से संबंधित है। भारतीय समाज में इन तीनों ही धर्मों के अनुयायी आज भी उपस्थित हैं और इन धर्मों के साथ साथ ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, हिंदू धर्म इत्यादि जैसे विश्व के सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी भी भारतीय समाज में हैं। और यही कारण है कि भारतीय समाज धर्म के आधार पर विविधताओं वाला समाज बन जाता है। और ऐसी मान्यता रही है कि विज्ञान के प्रचार प्रसार के साथ समाज पर धर्म का प्रभाव जो है कमजोर पड़ता है। जैसे जैसे विज्ञान जो है मतलब बहुत फैलता है, उसका प्रचार प्रसार होता है, तो धर्म कमजोर पड़ जाता है। या आप सिंपल सा कह लो कि लिटरेसी रेट बस नहीं बल्कि लिटरेसी, एक्चुअल लिटरेसी बढ़ेगी तो धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। परंतु भारतीय समाज एक नव पारंपरिक समाज का उदाहरण है जिसमें विज्ञान और धर्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ विद्यमान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिकीकरण अथवा नवीनता को संबोधित करता है, जबकि भारतीय समाज में धर्म की सत्ता भारतीय समाज की परंपरा को संबोधित करता है। धार्मिक सहिष्णुता भारतीय समाज की विशेषता रही है, परंतु धार्मिक असमानताओं ने भारतीय समाज की परंपरा को संबोधित करता है और धार्मिक सहिष्णुता के चलते हमारी एक स्पेशलिटी रही है। धार्मिक असमानताओं ने भारतीय समाज में सांप्रदायिकता को भी जो है जन्म दिया। जो धार्मिक असमानताएं हैं इसने सांप्रदायिकता बढ़ाई। हिंदू धर्म भारतीय समाज में बहुसंख्यक धर्म है, हिंदू सबसे ज्यादा है और यह मानव जीवन के 4 चरणों, 4 आश्रमों का उल्लेख भी करता है। हिंदू सोसाइटी में जो 4 आश्रम की बात करी गई है, इसके अनुसार जो हिंदू धर्म में सामान्यतया कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन औसतन करीब 100 वर्ष होता है और इनको 4 आश्रमों में 25-25 वर्षों के 4 आश्रमों में क्लासिफाई किया गया है। पहले में जो है ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम चरण है जो है, जिसमें मनुष्य, इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको पता है कि मनुष्य ज्ञान अर्जित करता है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, शादी विवाह करके जो है सेटल हो जाता है, विवाह के माध्यम से परिवार की संरचना करता है, बच्चे पैदा करता है और इसी परिवार में प्रजनन की प्रक्रिया के माध्यम से समाज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। फिर आता है तीसरा फेज, तीसरा चरण, ये वानप्रस्थ आश्रम है। इसमें मनुष्य जो है अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने संतानों को सुपुर्द करके सांसारिक जीवन से विस्तृत हो जाता है। अंततः चौथा चरण आता है और संन्यास का चरण है। संन्यास,
इसमें मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति की तैयारी करता है। हिंदू धर्म क्योंकि मोक्ष की बात करता है और वह जीवन और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए जो है मुक्त हो जाता है जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ में हिंदू धर्म में पुरुषार्थ का भी उल्लेख है और ये भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है, जो कि मनुष्य के कर्तव्यों को, जो पुरुषार्थ है, एक कर्तव्यों को दर्शाता है। और इसके अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये मानव जीवन के 4 लक्ष्य भी बताए गए हैं। यहाँ धर्म मनुष्य के सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ अलौकिक शक्तियों की उपासना को संबोधित करता है। इसके माध्यम से मनुष्य अपना और आश्रितों का जो है जीवन अनुशासित बनाता है, जो उस पर आश्रित है उसको अनुशासित बनाता है। इसके साथ साथ जो ये तो धर्म का कार्य हो गया। फिर आर्थिक क्रियाओं को, मतलब यहाँ पर जो आर्थिक क्रियाओं को संबोधित करता है, इसके मतलब जिससे क्या होता है, इसके माध्यम से मनुष्य अपना और अपने आश्रितों का पेट भरता है। काम इंद्रियों की संतुष्टि से संबंधित है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने शारीरिक जो काम है, तो ये जो इंद्रियां हैं उनसे उनकी संतुष्टि से संबंधित है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने शारीरिक और जैविक आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर इसके बाद आता है मोक्ष, जो कि जीवन और मृत्यु के क्रम से सदा के लिए मुक्ति पाने का प्रयास करता है। तो भाई मुक्ति मतलब जो पुरुषार्थ जो हैं 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म की प्रधानता को लेकर के भी आपने देखा। अभी धार्मिक आध्यात्मिकता, धार्मिक बहुलता पर आधारित समाज जो है, पारंपरिक भारतीय समाज में व्यक्तियों के आचरण, व्यवहार और विश्वासों से लेकर के विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के उद्देश्यों और कार्य प्रणालियों के निर्धारण में धर्म का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। धर्म व्यक्ति के इहलौकिक और पारलौकिक, इहलोक मतलब यहीं पर भगवान है, पारलौकिक आपको परलोक, तो दोनों ही पक्ष को नियंत्रित करता है। धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी साधन भी था। धर्म से जो धर्म है, सामाजिक जो नियंत्रण है, ये उसका भी साधन था। तो नैतिक जीवन मूल्यों को आत्मसात करने का जो नैतिक मूल्य है वो माध्यम है और इसे जीवन पद्धति के तौर पे परिभाषित किया जाता रहा है। लंबे समय से धर्म ने भारतीय समाज में व्यक्ति और सामाजिक जीवन के स्वरूप को बहुत व्यवस्थित और अंतर संबंधित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। भारतीय समाज को एक ऐसे परंपरागत समाज के तौर पे जो है प्रतिबिंबित किया जाता है जो अध्यात्मवाद पर आधारित है। आप देखो, हम भौतिकता को बहुत जो है, जो मेटरलिस्टिक सोसाइटी है या भौतिक समृद्धि को बहुत महत्व नहीं देते। हमने भौतिक समृद्धि को बहुत कम महत्व देते हैं। हालांकि वर्तमान भारतीय समाज का विकास जो है पंथ निरपेक्षता, सहिष्णुता पर आधारित बहुलतावादी समाज के तौर पे हुआ है, जहां विभिन्न धर्मों के मतावलंबी सह-अस्तित्व की भावना के आधार पर सामूहिक तौर पे रहते हैं। और इसमें भी संदेह नहीं है कि सामाजिक जो सार्वजनिक जीवन में धर्म का प्रभाव बहुत कम हुआ है। सामाजिक नियंत्रण के माध्यम के तौर पे इसकी भूमिका केंद्रीय नहीं रही है, परंतु आज भी नैतिक जीवन मूल्यों के विकास के वाहक के तौर पे धर्म की प्रभावी भूमिका देखा जा सकता है, जो कि व्यक्तिगत आचरण में परिलक्षित होता है। आज भी धार्मिक विश्वास, धार्मिक मान्यताएं सामाजिक यथार्थ के तौर पे विद्यमान है। धर्म विभिन्न धार्मिक उत्सवों, त्योहारों, पर्वों, मेला, तीर्थ यात्रा, इन आदि के अवसरों पर धर्म लोगों की सामूहिकता की भावना का जो है विकास करता है। परंपरागत भारतीय समाज में पुरुषार्थ की जो है धारणा भी महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया। इसमें हिंदू सामाजिक संगठनों को प्रभावित और निर्देशित किया। हिंदू सामाजिक संगठनों में जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस पर 4 प्रमुख जो पुरुषार्थों के तौर पे स्पष्ट किया गया, जहां पर धर्म नैतिक मूल्यों का विकास करके व्यक्ति और समाज के स्वस्थ विकास पर आधार रखता है। अर्थ का मतलब ऑलरेडी मैंने जो सारी चीजें हैं उनका मतलब बताया। अगला है आपका धर्म की प्रधानता हो गया पितृ सत्तात्मक और पितृवंशी व्यवस्था, पेट्रियार्की और पेट्रिलिनियस। आज हमने जो है ओपनिंग करी है तो यहीं तक रखेंगे।
अगला हमारा जो सब हेडिंग होगा, चलो सब हेडिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो पितृसत्तात्मक और पितृवंशी व्यवस्था होगा। सो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।